बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंक एक अहम माइक्रो न्यूट्रेंट है। गो के पौधे को या किसी भी फसल की इसकी कम मिकदार चाहिए होती है। लेकिन ये पौधे के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन सर अंजाम देता है। सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन इसका ये है कि ये किसी भी फसल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसके कद को बढ़ाने के लिए। ये ऑक्सीजन हार्मोन्स पैदा करता है। ऑक्सीजन हार्मोन्स जो है वो पौधे का कद बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। तो इस तरह एक अमाइनो एसिड्स को ये जोड़ता है और प्रोटीन बनाता है। इसकी कमी से फसल के ऊपर बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम राइस की बात करें तो राइस के अंदर एक खैरा डिजीज़ आती है। खैरा डिजीज़ के अंदर ये होता है कि फसल का जो कद होता है वो छोटा रह जाता है, चावल का कद छोटा रह जाता है, नए शगुफे जो हैं वो कम निकलते हैं, पत्ते जो होते हैं वो छोटे रह जाते हैं। तो नतीजतन पैदावार बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, दाने छोटे होते हैं। तो ये सब कुछ जिंक की कमी की वजह से है। इसके अलावा अगर हम मकई की बात करते हैं, तो मकई के अंदर मकई के ऊपर वाले पत्ते सफ़ेद नज़र आते हैं, इस जिसको वाइट बर्ड डिजीज़ कहते हैं। तो ये भी जिंक की कमी की वजह से होता है। तो लिहाजा जिंक को लगाने का सही टाइम और सही मिकदार का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है कि जिम्मेदार जो हैं वो इसका छठा कर रहे होते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिंक और फास्फोरस दो ऐसे न्यूट्रेंट हैं, दो ऐसे खुराकी अज्जा हैं जो कि बहुत कम मूवेबल हैं, जो घूमते नहीं हैं, जो पानी के अंदर डिजॉल्व होकर पौधों पौधों की जड़ों तक नहीं पहुंचते, बल्कि जब इसको हम जमीन के अंदर डालते हैं तो ये वहीं पर स्टिक हो जाते हैं, फौरी तौर पर रिएक्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो माचिस होती है, जो तीली होती है, वो फास्फोरस की होती है, तो वो फौरी तौर पर रिएक्ट करती है। तो इसी तरह जिंक और फास्फोरस ये जो है ये बाकी कार्बोनेट्स बना देते हैं, ऑक्साइड्स बना देते हैं। तो ये फौरी तौर पर बाकी चीज़ों बाकी न्यूट्रेंट्स के साथ, ज़मीनी न्यूट्रेंट्स के साथ मिल जाते हैं। जिंक डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए से पौधों को मिलता है। ये पानी के साथ बहती नहीं है और ये ज़मीन के अंदर ज़्यादा चलती नहीं है, जिसकी बुनियाद के ऊपर अगर हम जिंक को खड़ी फसल के ऊपर डालेंगे तो ये ज़ाया हो जाएगी। तो लिहाजा जिंक वही फ़ायदेमंद होती है जो हम ज़मीन के अंदर डालते हैं। इसके अलावा जब हम जिंक के सोर्सेज की बात करते हैं तो हमारे पास जिंक के तीन तरह के सोर्सेज हैं। एक जिंक हेप्टाहाइड्रेट होती है ZnSO4.7H2O, जो कि 21% होती है। इसके अलावा हमारे पास जिंक जो है जिंक मोनोहाइड्रेट होती है ZnSO4.H2O, ये 33% होती है। तो इसके अलावा एक हमारे पास चिलेटेड जिंक आती है। चिलेटेड जिंक जो होती है ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिली होती है। तो ये मसलन EDTA के साथ मिली होती है। तो लिहाजा सारी बात का खुलासा ये है कि सबसे पहले हम जिंक बुआई के समय कर देंगे। जिंक जो भी हम ज़मीन के ऊपर डालते हैं उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, वो जिंक ज़ाया हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जिंक जो है अगर ज़मीन की pH 7.5 से ज़्यादा है तो हम बुआई के समय चिलेटेड जिंक देंगे, क्योंकि जिंक की चिलेटेड जिंक के अंदर जिंक की अवेलेबिलिटी काफ़ी होती है। पानी के अंदर ये काफ़ी अवेलेबल होती है, जो कि जड़ों को आसानी जो है जड़ें जो इसको ले सकती हैं। तो ये हमारे पास जिंक के तीन सोर्सेज हैं। जिंक 21% है, 33% है और चिलेटेड जिंक है। तो चिलेटेड जिंक जो है अगर ऐसी ज़मीनें जहाँ पर जिनकी pH 7 से ज़्यादा होती है, अगर ज़मीन कैल्क्रियस है, मसलन कैल्शियम कार्बोनेट उसके अंदर ज़्यादा है, या सलाइन है, या अल्कली है, मिसाल के तौर पर सोडियम उसके अंदर ज़्यादा है, या बाकी साल्ट वगैरह ज़्यादा हैं, तो ऐसी ज़मीनों की pH ज़्यादा होती है। कोई भी ज़मीन जिसकी pH 7.5 से ज़्यादा होगी, 8.1 होगी, 8.2 होगी, 8.5 होगी, 7.5 से जिन ज़मीनों की pH ज़्यादा होती है तो वहाँ पर हम जो ZnSO4 डालते हैं, जिंक सल्फेट 21% है या चाहे 33% है, तो उसमें से सल्फर तो आधा मिल जाता है, लेकिन अगर 21% हम ZnSO4 जो है वो 21% वाली डाल रहे हैं, तो उसके अंदर से जो है वो जिंक जो है वो हमारी ज़ाया हो जाएगी।
क्योंकि ये अगर पीएच ज़्यादा होती है 7.5 से ज़्यादा होती है, तो ये कैल्शियम, ये कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट बना देती है, जिंक हाइड्रोक्साइड बना देती है, जिंक ऑक्साइड बना देती है। तो पीएच ज़्यादा होने की वजह से जिंक जो है ये ज़ाया हो जाती है। तो पीएच ज़्यादा होने की वजह से जिंक जो है वो पौधों को नहीं मिलती, क्योंकि जिंक बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिंक कार्बोनेट बना देती है, जिंक हाइड्रोक्साइड बना देती है, जिंक ऑक्साइड्स बना देती हैं, जो कि पानी के अंदर हल पजीर नहीं होते, बल्कि ज़मीन के अंदर बैठ जाते हैं और जिंक की अवेलेबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं। तो लिहाजा ऐसी सारी ज़मीनें जिनकी पीएच 7.5 से ज़्यादा है, तो वहाँ पर हमें चिलेटेड जिंक जो है उस वो देनी चाहिए। चिलेटेड जिंक बनाई ही इसलिए जाती है कि ये सिर्फ जब पानी दिया जाता है तो पानी के अंदर डिजॉल्व हल हो जाती है और पौधों को मिल जाती है। तो इस तरह जो है, अगर पीएच, जमीनों की पीएच 7.5 से कम है, मसलन 7 है, 6.5 है, तो पीएच कम होने की वजह से जिंक की अवेलेबिलिटी के ऊपर जो है कोई असर नहीं पड़ता। अगर हम बुआई के समय के ऊपर, बुआई के मौके के ऊपर जिंक नहीं दे पाए, तो हम इसको खड़ी फसल 20 से 25 दिन, मिसाल के तौर पर चावल जो है वो 20 से 25 दिन की फसल हो चुकी है, तो हमें इसको स्प्रे के ज़रिए से देना चाहिए। 20 से 25 दिन के बाद हम अगर जिंक जो है 21% ZnSO4 उसका सोल्यूशन बनाते हैं, तो 5% सोल्यूशन बनाएंगे, जिसका मतलब ये है कि 1 लीटर के अंदर 5 ग्राम, अगर हम 100 लीटर पानी लेते हैं तो उसके अंदर 500 ग्राम जिंक जो सल्फेट है 21% वाली डालेंगे। अगर हम 33% वाली जिंक स्प्रे के जरिए से स्प्रे करना चाहते हैं तो हम 3 से 4 ग्राम फी लीटर के हिसाब से डालेंगे। मसलन अगर 100 लीटर पानी के अंदर दे रहे हैं तो हम 300 ग्राम डालेंगे। तो चिलेटेड जिंक भी हम दे सकते हैं, लेकिन स्प्रे में जिंक सल्फेट जो है इसका ज़्यादा फायदा होता है। इसके अलावा जो है इसके अलावा बुआई के मौके के ऊपर जो हम जिंक देते हैं, अगर जिंक हमारे पास 21% वाली है तो वो हम 10 केजी देंगे फी एकड़। अगर हमारे पास जिंक 33% वाली है तो वो जिंक हम 6 किलोग्राम फी एकड़ देंगे। और इसके अलावा अगर हमारे पास चिलेटेड जिंक मौजूद है तो वो 2 से 3 किलोग्राम देंगे फी एकड़, क्योंकि चिलेटेड जिंक के अंदर जिंक की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस वीडियो बनाने का ये मकसद है कि आपको जिंक के मुतालिक सही टाइम का मुतालिक और सही मिकदार के मुतालिक पता होना बहुत ज़रूरी है।